हेलो डियर क्लासमेट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू डूइंग वेल और आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे और कर भी रहे होंगे, अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। सो आज हम जो पढ़ेंगे वो है दक्षिण भारत में शहरीकरण। ठीक है। और हमने प्रीवियस वीडियो में उत्तर भारत में शहरीकरण हमने पढ़ लिया था। आई होप अब आपको अच्छे से वो समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप मुझे उस वीडियो को देख लेना, अगर कुछ डाउट होगा तो पूछ लेना कमेंट करके। तो पढ़ते हैं आज दक्षिण भारत में शहरीकरण। दक्षिण भारत की प्रारंभिक मध्यकालीन अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान थी, जिसमें कृषि विस्तार का आरंभिक चरण शामिल था। कब? छठी 9वीं से शताब्दी के बीच। ये तर्क दिया जाता है कि ये पुनरुत्थान प्रथा का परिणाम थी, जिसमें एकीकरण की दो प्रमुख शक्तियों के रूप में ब्रह्मदेव और मंदिर ही ग्रामीण संगठन के केंद्र बिंदु थे। अगर आप ध्यान दोगे तो पहले हमने प्रीवियस वीडियोस में मैंने एक पढ़ाया था ब्रह्मदेव क्या होता है, जिसमें ब्राह्मणों को अनुदान दिया जाता है, मंदिरों को भी। और इसमें क्या दिखाया गया है कि कृषि प्रधान ही दक्षिण भारत का एक प्रमुख अर्थव्यवस्था थी। क्यों? क्योंकि उस समय भू अनुदान ज़्यादा दिए गए थे ब्राह्मणों को भी। तो ये दक्षिण भारत की तरफ भी दिखाया गया है। साथ ही विनिमय स्थलों की आवश्यकता और वाणिज्यिक गतिविधियों में बढ़ोतरी ने कुछ ब्रह्मदेव और मंदिरों केंद्रों को अपनी आर्थिक भूमि का विस्तार करने की ओर प्रवृत्त किया, जिसमें व्यापार, शिल्पकला एवं वाणिज्य कार्यकलाप और एक हो गए। इसने उन सभी नवीन उदित आर्थिक समूह के लिए शहर में स्थान प्राप्त किया। राजनीतिक एवं अथवा प्रशासनिक केंद्र भी शहरी गतिविधियों के केंद्र बिंदु थे। ठीक है। वाणिज्यिक वस्तु के उपभोक्ता तथा मुद्रा धन के प्रयोगकर्ता के रूप में विभिन्न वर्गों तथा जाति समूह को आकृष्ट करते थे। ये सिक्के राज्य द्वारा जारी किए जाते थे और संभवतः व्यापार श्रेणियों द्वारा भी। हालांकि श्रेणियों द्वारा जारी मुद्रा के अभिलेखों में स्पष्ट या प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिलते हैं। दक्षिण भारतीय क्षेत्रों के लिए यही द्वितीय शहरीकरण था। ठीक है। तो इसमें ये बताया गया है कि जो पूरी जो अर्थव्यवस्था थी, जब शहरीकरण हो रहा था तो दो मेन वर्ग मतलब दो मेन संगठनों में गए। कौन? ब्राह्मदेव और मंदिर। ठीक है। इन्होंने क्या किया, ऐसी गतिविधि होने की एक केंद्र बन गए, प्रमुख केंद्र बन गया आर्थिक का, जिसमें शहरीकरण शुरू हुआ। ठीक है। व्यापार होने लग गया। ये दो मेन मार्जर बन चुके थे। और फिर क्या हुआ कि जो शहर था वहाँ पे राजनीतिक और प्रशासनिक केंद्र दोनों जो व्यवस्थाएं थी चलने लग गई। शहरों में एक केंद्र बिंदु बन गया। ठीक है। और जो सिक्के जो थे जो जारी करे तो श्रेणियाँ, जैसे मैंने बताया था पहले कि श्रेणी कौन सी हो सकती हैं, शिल्पकार, मूर्तिकार, व्यापार, जितने भी जो है इस श्रेणियों के द्वारा सिक्के निकाले जाते थे। ठीक है। और एक राजनीतिक तौर से भी। तो यही सारा मेन क्या था कि ब्रह्मदेव मंदिर इन्होंने मिलकर एक ऐसा एक बना दिया था, जिससे एक अर्थव्यवस्था निकली। शहरीकरण दोनों क्या हुआ, जब भूमि उनको मिलती थी भू अनुदान में, उन्होंने एक एरिया में इतना एक शहरीकरण जैसे व्यवस्था एक स्थापित कर ली। ठीक है। जिसमें क्या होने लग गया, प्रशासनिक कार्य भी होने लगे और राजनीतिक कार्य भी होने लग गया। ठीक है। धीरे धीरे आगे करके, जिस कारण इसमें क्या कहा गया है, दक्षिणी भारतीय क्षेत्रों के लिए यह द्वितीय शहरीकरण था। शहरीकरण का यह दौर जिससे हमारा संबंध है, एक भिन्न स्वरूप लिए थे। स्वतः विकसित प्रक्रिया थी जो छठी से 9वीं शताब्दी सीई के बीच अर्थात प्रारंभिक मध्यकाल के प्रथम चरण में प्रकट हो रही थी। एक कृषि व्यवस्था के विकास का परिणाम हो रहा था। ये प्रक्रिया जो संपूर्ण प्रायद्वीप में व्यापक थी, सभी दक्षिण भारतीय क्षेत्रों में एक रूपता लिए नहीं थी। दक्कन अर्थात कर्नाटक और आंध्र प्रदेश कृषि संगठन के स्वरूप में महत्वपूर्ण रूप से भिन्न थे। देखो क्या हुआ, जब पहला चरण हुआ था, जब शहरीकरण जब शुरू हो ही रहा था या उससे पहले प्रथम प्रथम चरण में क्या हो रहा था, धीरे धीरे कृषि व्यवस्था का विकास हो रहा था, क्योंकि कृषि व्यवस्था वहाँ पे मेन थी। पहले धीरे धीरे करके ही तो सब कुछ होता है।
ठीक है। तो फिर वहाँ पे एक रुकता नहीं था, मतलब जो दक्षिण भारत था वहाँ पे अलग अलग जगहों में एक समान गति नहीं थी, शहरीकरण की ओर बढ़ने में एक समान गति नहीं थी, जगह जगह पे अलग अलग अपने अपने टाइम पर लोग शहरीकरण की ओर बढ़े। और धीरे धीरे कौन सी जगह पे पहले क्या था तो बताया गया, जैसे दक्कन है, तब कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, वहाँ पे कृषि संगठन मतलब कृषि का ज़्यादा महत्व था। हालांकि कृषि विस्तार और कृषि संगठन हेतु भू अनुदान व्यवस्था सर्वव्यापक संस्थागत साधन थी। ठीक है, क्या भू अनुदान, क्या उनकी अर्थव्यवस्था टाइप थी कि वहाँ पे भू अनुदान ज़्यादा दे रहे थे और जिस कारण कृषि हो रही थी। कृष्ण एवं गोदावरी के धारा क्षेत्रों और नदी घाटियों के अंदरूनी हिस्सों में कुछ क्षेत्रों को छोड़कर इन क्षेत्रों में विस्तृत मैदानी क्षेत्रों का अभाव था। ठीक है, कृषि कार्यकलाप धारा क्षेत्र में अधिक गहन थे। देखिए, ये जहाँ पे नदियाँ होती हैं उधर ही ज़्यादा से ज़्यादा कृषि होती है, क्योंकि यहाँ सिंचाई के लिए क्या चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है। जो और जैसे कि आपने पहले पढ़ा होगा कि जितनी भी सभ्यताएं होती थी वो कहाँ फल फूलती थी, नदियों के पास। ठीक है, तो फिर ये बताया गया कि जो गोदावरी कृष्णा ये धारा क्षेत्र की ये नदियाँ घाटियाँ हैं उनके जो अगर उतनी पर्टिकुलर एरियाज की बात देखा जाए तो वहाँ पे मैदान कम थे, अभाव था, क्योंकि वहाँ पे खेती बाड़ी तो हो नहीं सकती, तो उसी के आसपास में ये खेती किया करते थे। ठीक है, कृषि कार्यकलाप धारण क्षेत्र में अधिक गहन थे, जबकि पठारी और पहाड़ी क्षेत्र में वृहद भाग चारागाही एवं अथवा कृषि चारागाही तथा आखेटिक कार्यकलाप पर ही निर्भर थे। देखो, जैसे मैदानी क्षेत्र थे जहाँ पे नदी वगैरह होते थे वहाँ पे कृषि होती थी। ठीक है, और जहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र थे तो वहाँ पे कौन सी क्रियाकलाप होगी, वहाँ पे चारागाह होंगे, कृषि चारागाह, वहाँ पे भेड़ बकरियाँ होंगी, वो चराई जाएंगी। जैसे मेरा गांव है, ठीक है, तो मेरे गांव में जैसे पहाड़ है तो वहाँ पे चारागाहें ज़्यादा होती है, खेती भी होती है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग चराने के लिए मैं देखती थी कि तो वहाँ पे लोग चराते हैं लोगों को, गायों को, बकरियों को ना। तो उस तरीके से मैं आपको एक एग्जांपल लेके बता रही हूँ। तमिल क्षेत्र में प्रारंभिक मध्यकालीन शहरीकरण कृषि क्षेत्र में नगरम अर्थात बाजारों के उद्देश्य के साथ नाडु जैसे सूक्ष्म कृषि क्षेत्रों में कृषि विस्तार एवं संगठन द्वारा हुआ। देखो, इसमें क्या बताया कि दक्षिण भारत के बारे में बताया तो अलग अलग क्षेत्रों में पहले कैसे शहरीकरण हुआ वो इसमें मेनली बताया गया है। ठीक है, दक्कन के क्षेत्र में, दक्कन जो क्षेत्र था उसमें पहले क्या था, कौन सी अर्थव्यवस्था थी, फिर कौन से नदियों में, ये थोड़ा ना पॉइंट लेके बनाओ, थोड़ा ना तोड़ तोड़ के इन पॉइंट्स को बनाओ ताकि आपको ईजी हो जाए और आप सीधा मेन पॉइंट को याद करो। ठीक है, तो जैसे वो दक्कन का एक पॉइंट आया था उसको नोट डाउन करना, और एक आया था कौन सा, जो दाना क्षेत्र थे ना गोदावरी वगैरह कृष्णा, उसको भी एक आप हाईलाइट करके पॉइंट मतलब नोट डाउन कर लो। फिर अब जैसे कि दूसरा पॉइंट आया है कि, और जैसे कि पहाड़ी क्षेत्र, चार जैसे चार पॉइंट यहीं से बन गया। ठीक है, और अब आ गया तमिल क्षेत्र में कैसे शहरीकरण की शुरुआत हुई। ठीक है, कैसे कि नगरम, नगरम को भी एक हाईलाइट करके लिखना कि बाजारों, उनको क्या कहते थे, नगरम बाजारों, उनके उदय के कारण जो तमिल क्षेत्र में शहरीकरण की शुरुआत हुई। ठीक है, इसने सर्वप्रथम एक कृषि आधार और वृहद अधिशेषों को व्यापार में निवेशात्मक दिशा प्रदान करने परिवर्तन की एक सुगम श्रृंखला को प्रस्तुत करके स्वयं को 8वीं एवं 12वीं शताब्दी के बीच शहरी केंद्र की नई श्रृंखला में व्यक्त किया। साथ ही व्यापार केंद्रों की बड़ी संख्या में उदय एक साथ अय्यावोल जैसे वृहद व्यापार संगठनों के संचालन ने शहरी केंद्रों और अंतरक्षेत्रीय व्यापार तंत्रों एवं संचार व्यवस्था के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। तो जो अय्यावोल है ये एक व्यापारी संगठन था। ठीक है, जिनके द्वारा ही जो तमिल क्षेत्र में जो था बहुत ज़्यादा ही शहरीकरण हुआ और व्यापार का मतलब एकदम पीक लेवल पे उन्होंने पहुँचाया। ठीक है, तो ये थोड़े बहुत टर्म्स हैं, इनको लिख लेना। आइए बोल से कन्फ्यूजन होता है ना, एक व्यापारी संगठन है जैसे आज के नॉर्मल टाइम पे होते हैं वैसे ही व्यापार संगठन था, बट ये था कि उनको कुछ किसी और नाम से ज़्यादा से बुलाया जाता था। अब आते हैं बाजार केंद्र व्यापार तंत्र एवं भ्रमणशील व्यापार। टॉपिक नाम से समझो, बाजार केंद्र कौन सा बाजार केंद्र था, क्या किस तरीके से व्यापार तंत्र था। ठीक है, और व्यापारी जो थे
कहाँ कहाँ भ्रमणशील करते थे, कैसे वो एक माल को दूसरे जगह तक पहुँचाते थे। ठीक है, तो उसको समझते हैं। प्रारंभिक मध्यकालीन शहरीकरण मतलब कि कैसे शहरीकरण की जो शुरुआती टाइम थी, अपेक्षाकृत संतुलित आयामों वाले शहरी केंद्रों की, आयामों मतलब जहाँ पे एक मेन जो होता है ना पिलर, या फिर कह सकते हैं जहाँ पे जिस शहर में व्यापार होता था वो, ध्यान से समझते हुए चलना, कि असाधारण वृद्धि और प्रचुरता को दर्शाता है। ये वे बाजार क्षेत्र या व्यापार केंद्र जैसे मेले, सांता, संताई, ठीक है, थे जो प्रमुख रूप से विनिमय तंत्र के मुख्य बिंदु थे। कौन से? ये थोड़े नाम लिखे हैं, मेले, सांता, संताई व्यापार केंद्र थे। ठीक है, विनिमय के तंत्र के मुख्य बिंदु थे, एक मेन सेंटर पॉइंट था बाजारों के लिए। ये नेम है उन बाजार के। ऐसे केंद्र के वाणिज्यिक क्षेत्रों और अंतर क्षेत्रीय एवं भारत की सीमाओं के पार विभिन्न स्वरूप था, परंतु कुल मिलाकर प्रारंभिक ऐतिहासिक शहरी केंद्र की तुलना में प्रारंभिक मध्यकालीन शहरी केंद्र अपने क्षेत्रीय संदर्भ से अधिक जुड़े हुए थे। ठीक है, मतलब अपने ही इलाके में ये ज़्यादा व्यापार करना पसंद करते थे। ठीक है, विपणन सुविधाओं तथा स्थानीय लेन देन की आवश्यकता के नए बाजार केंद्रों को जन्म दी। मतलब देखो, जैसे एक पर्टिकुलर एरिया होता था, वहाँ पे क्या होता था, क्या होता नहीं था, मतलब कि वहाँ पे यही है कि जब उन्होंने लेन देन करना जो अपने, देखो अपने एरिया में भी तो लोग करेंगे ही ना व्यापार, तो इसके कारण क्या हुआ, धीरे धीरे ये व्यापार को दूसरों के साथ करने में ये क्या करा इन्होंने, एक दूसरे को अग्रसर करा। ठीक है, बाजार केंद्रों को जन्म जन्म दिया, जो एक क्षेत्र अथवा छोटे कृषि प्रक्षेत्र हेतु विनिमय के केंद्र होते थे। इसका सबसे अच्छा चित्रण दक्षिण भारत के नगरम द्वारा, नगरम का मतलब क्या बताया गया था उसमें, बाजार, ठीक है, किया जा सकता था, जिसे ठोस प्रमाण तमिलनाडु से मिलते हैं। जैसे हमने ऊपर पढ़ा, सीमित रूप से कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से है। ये नाडु या कुर्रम तमिलनाडु की एक कृषि क्षेत्र के लिए बाजार का काम करता था। उनमें से कुछ नाडु लेन देन की विनिमय संबंधी आवश्यकताओं के फलस्वरूप उभरे। नाडु जो थे, नाडु मतलब जो कृषि क्षेत्र था, आपको मैं यहाँ पॉइंट में दिखाना पसंद करूँगी, यहाँ पे है ये पॉइंट, नाडु कृषि क्षेत्र, कृषि क्षेत्र जिनको लोगों ने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। देखो, जब हम कोई भी खेती करते हैं तो लोग एक, जब हम खेती करते हैं तो हमें पता चलता है ये जो लैंड है, जो भूमि है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, तो लोग उसकी तरफ क्या करते हैं, लोग उसकी एक तो भूमि के लिए भी लड़ जाते हैं कि ये भूमि उपजाऊ है तो इससे हमें अच्छा खासा मुनाफा हो जाएगा अगर हम इसका व्यापार करेंगे, है ना। तो मैं एक आपको एक एग्जाम्पल देके बता रही हूँ नाडू क्या है। ठीक है, एक नगरम बाजारों को कहते थे, सबकी अलग अलग उसमें टर्म बता रखे नाम में, कि दक्षिण भारत में क्या बोलते थे बाजारों को, नगरम। और नाडु क्या है, एक कृषि का क्षेत्र था। ठीक है, कृषि जो अब बाजार का काम करता था। इनमें से कुछ नाडु लेन की विनिमय संबंधी आवश्यकताओं के फलस्वरूप उभरे। काफ़ी बड़ी संख्या में इस प्रकार के केंद्र शासकीय परिवारों द्वारा स्थापित किए गए थे, या फिर राज्य के अनु अनुमोदन द्वारा, जैसे कि चोल शासकों के अधीन। पूरा पतन प्रत्यय के साथ उनका नाम शासकों के नाम पर रखा जा सकता था, इन्हें छोड़े, यहाँ से नहीं पढ़ेंगे। परंतु ऐसे सभी नगरम समान वाणिज्य महत्व के नहीं थे। नगरम जो व्यापार मार्गों और चौराहों पर स्थित थे, भ्रमणशील व्यापारियों द्वारा वृहद नगरों जो अपने आकार तथा व्यापार एवं वाणिज्य दोनों ही लिहाज से बड़े थे, में विकसित किए गए। भ्रमणशील व्यापारी संगठनों के माध्यम से, देखो यहाँ से ना भ्रमणशील का एक टॉपिक निकल के आ गया, जैसे ऊपर दिया गया है, जो नगरम थे, जो कृषि वाले क्षेत्र थे, वो ज़्यादातर किधर स्थित थे, व्यापार मार्ग, चौराहों पे। ठीक है, एकदम सोचिए, व्यापार मार्ग, जहाँ से मार्ग जा रहा है व्यापार के लिए, जैसे लोग लेके जा रहे हैं सामान, ठीक है, एक रास्ते से, उन्हीं के अगल बगल में उन्होंने क्या कर दिया, क्या कहते हैं, स्थित कर रखे थे नगरम। ठीक है, नगरम से समझना बाजार, बाजारों को व्यापार मार्ग के आगे जो है अगल बगल में स्थापित कर रहे हैं, ताकि लोग उनको देखे हो सके। ठीक है,
भ्रमणशील व्यापारी द्वारा वृहद नगरों जो अपने आकार तथा व्यापार एवं वाणिज्य दोनों ही लिहाज से बड़े थे। कौन व्यापार भ्रमणशील जो भ्रमण करते थे, देखो जो भ्रमण कर रहा है, जो घूम रहा है, तो सोचिए वो कितना ज़्यादा वो होगा, अमीर टाइप का होगा जो व्यापार कर रहा है। ठीक है, कितने बड़े व्यापारी होंगे जो भ्रमणशील कर रहे हैं। जो छोटे छोटे व्यापारी होंगे अपने क्षेत्र में करेंगे, पर जिनका ज़्यादा अच्छा खासा होगा तो वो दूसरों क्षेत्रों में जाके करेगा व्यापार, है ना। भ्रमणशील व्यापारी संगठनों के माध्यम से और राजकीय बंदरगाहों उनमें राजकीय हितों एवं लंबी दूरी के व्यापार को बढ़ावा देने की नीति के कारण अंतरक्षेत्रीय एवं अंतर क्षेत्रीय व्यापार के साथ साथ समुद्री व्यापार तंत्र में भी शामिल हो गए। कौन भ्रमणशील, ठीक है। इस प्रकार का विकास 10वीं शताब्दी से संपूर्ण प्रायद्वीप भारत में कमोबेश एक समान रूप से हुआ। जब दक्षिण भारत बृहद दक्षिण एशियाई व्यापार चक्र में शामिल हुआ, जो 10वीं शताब्दी में फिर से पनपने लगा और इसमें दक्षिण एशिया के सभी देश चीन व अरब के साथ सम्मिलित हो गए। देखो दक्षिण भारत का जो व्यापार था वो धीरे धीरे अब कहाँ तरफ, क्योंकि वो नहीं तो समुद्री तट पे था, लेवल पे था, तो वहाँ से क्या था, जितने भी बाहर के देश के जो अलग अलग देश के थे तो वो भी अब व्यापार करने लगे थे भारत के साथ, दक्षिण भारत में। ठीक है, तो वो क्या कि बाहरी देशों से जुड़ने लग गए और शहरीकरण इस प्रकार दक्षिण भारत में होने लगा। ठीक है, इस प्रकार का विकास, एक मिनट, 10वीं और 12वीं शताब्दी सी के बीच दक्षिण एशियाई व्यापार ने वस्तुओं के उत्पादन एवं विनिमय आंतरिक व तटीय दोनों नगरों का विकास हेतु प्रेरणा प्रदान की। तमिल क्षेत्र में नगरमों ने बंदरगाहों को राजनीतिक एवं प्रशासनिक केंद्रों से जोड़ा। ठीक है, तमिलनाडु जो है, तमिल क्षेत्र के नगरों में मतलब जो बाजार थे उन्होंने किसको जोड़ा, बंदरगाहों को, और राजनीति मतलब बंदरगाहों से ऐसे जोड़ा कि अब क्या कि जो राजनीतिक जो भी प्रशासन है वो केंद्र एक से मिलने लग गए। ठीक है, मुनाफा होने लगा। जो उपभोक्ता बिंदु थे अंदरूनी क्षेत्रों में शिल्प केंद्र से भी भ्रमणशील व्यापारिक गतिविधियों ने इस ताने बाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रमुख शिल्प केंद्र जो अंतर क्षेत्रीय व्यापार की प्रक्रिया स्वरूप विकसित हुए। दक्षिण भारत में तीनों सांस्कृतिक क्षेत्र कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में वस्त्र एवं बुनाई के केंद्र थे। ठीक है, कृषि भी एक मेन हुआ इनका। ठीक है, वस्त्र भी, और वस्त्र बुनाई का भी इनका एक व्यापार भी था। ये नोट करते हुए कि दक्षिण भारत में किन किन का व्यापार होता था या फिर किन किन की वहाँ पे एक बाजार था। ठीक है, तीनों प्रारंभिक ऐतिहासिक काल के कुछ शिल्प एवं वाणिज्य केंद्र प्रारंभिक मध्यकाल तक कायम रहे और पुनः शहरीकरण की प्रक्रियाओं में शामिल हो गए, जिसने जिसने उन्हें इस काल की नई सामाजिक आर्थिक संस्थाओं से जोड़ा। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से इनके दक्षिण भारत में किस प्रकार से इनके अंदर शहरीकरण हुआ। ठीक है, कैसे कृषि में ये थे, इनकी मेन आदत भू भू मतलब भू अनुदान के थ्रू इन्होंने अपने पर्टिकुलर एरिया में क्या किया, व्यापार किया फिर। ठीक है, और फिर धीरे धीरे करके जुड़ने लगे, प्रशासनिक केंद्र जो है एक ही जगह बनने लग गया। राइट, और फिर और कौन कौन से क्षेत्र में क्या क्या था। ठीक है, तमिलनाडु में कौन सी क्या किस तरीके का व्यापार था, और किस तरीके, और फिर कर्नाटक में कहा किस प्रकार का जो व्यवस्था थी। ठीक है, और कैसे कैसे उन्होंने बाहर के देशों से व्यापार किया। राइट, और भ्रमणशील व्यापारियों को तो ज़्यादा इसके अंदर योगदान था। नगरम किसको कहते हैं, नाडु किसको कहते हैं। ठीक है, ये टर्म्स को याद करते हुए चलना। अब आता है शिल्प उत्पादन। शिल्प उत्पादन के क्षेत्रों का पता लगाना मुश्किल है, परंतु पारंपरिक वस्त्र और बुनाई के केंद्र आधुनिक काल तक कार्यरत रहे। शिल्प उत्पादन, तो इनका पता लगाना मतलब मुश्किल तो नहीं है, पर ये है कि वस्त्र बुनाई के जो केंद्र थे जहाँ से पता चलता है कि हाँ इस क्षेत्र से बुनाई का जो मतलब एक कारखाना समझ लो कि यहाँ से शिल्प उत्पादन हुआ करता था। तो ये कुछ नाम है, चिंगलेटपुर, कोयम्बटूर, मुदे, सलेम, सालेम, तंजावुर, तिरुचिरापल्ली और तिरुनेलवेली।
ये कुछ नाम है जो जहाँ पे शिल्प उत्पादन होते थे। ठीक है। बुनाई को एक उद्योग के रूप में चोल पूर्व काल से ही दक्षिण भारत के शासक द्वारा सुनियोजित ढंग से प्रोत्साहन दिया गया था। ये लाइन को अंडरलाइन कर लेना ताकि आपको अच्छे से याद रहे कब से शिल्प उत्पादन दक्षिण भारत में था। ठीक है। प्राचीन बुनाई के केंद्रों पर चोलों के शासनकाल में विशेष ध्यान दिया गया और नए क्षेत्रों में बुनकरों की बस्तियों को बढ़ावा दिया गया। मतलब जो चोल थे, ठीक है, इनकी काल में ज़्यादा से ज़्यादा शिल्प उत्पादन को बढ़ावा मिला। ठीक है। जो बुनकर थे उनकी बस्तियों को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया। ऐसे अनेक कपास उत्पादन क्षेत्र थे जिनके निकट बुनाई केंद्र दृष्टिगोचर होते थे, परंतु मुख्य केंद्र के रूप में कांचीपुरम ने चोलों का विशेष ध्यान आकृष्ट किया। ठीक है। ज़्यादा ध्यान कहाँ पर गया इनका? कांचीपुरम में, जहाँ पे शिल्प उत्पादन हुआ। ठीक है। मदुरै भी समान रूप से महत्वपूर्ण था। अंततः गत्वा कांची मानाडु अर्थात बुनकरों के संयुक्त संगठन स्थल का प्रतिनिधित्व करने लगा और जो कपड़े के उत्पादन एवं विपणन तथा उसके व्यापार पर नियंत्रण रखता था। शिल्प उत्पादन कोंगू, ये जो टर्म्स है ना, मतलब ये जो नाम आ रहे हैं कौन से क्षेत्र में क्या, सिंपली इसमें यही बताया गया है इस टॉपिक में कि कहाँ कौन से क्षेत्र में शिल्प उत्पादन था। ठीक है। और किस समय काल में ज़्यादा बढ़ावा दिया गया था चोलों के नाम पर, और ये कुछ क्षेत्र के नाम दिए गए जहाँ पे शिल्प उत्पादन होता था और जो बढ़ चढ़ कर हुआ। ठीक है। महानाडु अर्थात बुनकर के संयुक्त संगठन, ये भी आप टर्म याद करना कि महानाडु किसे कहते थे? जो बुनकरों का संगठन होता था उसको कहते थे। ठीक है। कोंगो क्षेत्र में अधिक व्यापक था और अभिलेखों में वर्णित वृत्तस्थलीय शिल्प और ये कुछ टर्म्स है, इनको याद करना। ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, क्योंकि आई होप, मुझे लगता है इतना भी आपको अच्छे से इतना भी टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है। दक्षिण भारत में शहरीकरण किस तरीके से था। ठीक है। तो आप अच्छे से एक पॉइंट बना सकते हो जो मैंने आपको पहले बताया है ना, कि किस तरीके से आपको पॉइंट्स को तोड़ तोड़ के फिर लिखना है, ताकि आपको ज़्यादा पैराग्राफ तो ना हो, पर आप मेन पॉइंट्स को याद करके आपको ना ईजी भी रहेगा याद करना, और आपको ईजिली आप याद भी कर सकते हो। तो फिलहाल ये है कि क्षेत्र विकास हमारा रह चुका है, फिर उसके बाद रह गया शून्य, 2 टॉपिक हमारा रह गया है। तो मैं इसको कल और परसों तक कंप्लीट कराना की कोशिश करती हूँ। बाकी आपको दक्षिण भारत और उत्तर भारत में किस तरीके से शहरीकरण हुआ वो आपको समझ आ चुका होगा। तो फिर ये है कि क्षेत्र विकास की वीडियो जल्दी आ जाएगी, तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को देखें, इसे समझें कि क्या है, और आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट करना कि, और कुछ अगर आप मेरी वीडियोस में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे वो भी बताना, और थोड़े बहुत प्रोनाउंसिएशन भी थोड़ी गलत हो जाती है तो उसके लिए भी मुझे माफ़ी देना। बाकी अपना सपोर्ट मुझे देते रहना, और मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि वैसे भी हिस्ट्री की बुक्स पढ़ने में, जो की हिस्ट्री की कंटेंट है उसे पढ़ने में थोड़ा मुश्किल होती है पढ़ने में, क्योंकि ये एक्सपीरियंस मैंने भी किया है। ताकि आपको ना हो तो मैं इसको आपको इजी वर्ड्स में आपको समझा रही हूँ, ताकि आप समझ सको और अच्छे से अच्छे नंबर ला सको, अपने वर्ड्स में आप आंसर को लिख सको। ठीक है। तो मेरी वीडियोस को प्लीज़ शेयर करना, लाइक करना, और प्लीज़ अच्छे से पढ़ाई करना। ठीक है। थैंक यू सो मच।